एक था टाइगर। पहले वो अपनी कलम से वार करता, अपने ब्रश से दुश्मनों की धज्जियां उड़ाता। कार्टून बनाता तो बड़े बड़े नेता हिल जाते, पूरी मुंबई में खलबली मच जाती। पेपर का वो टाइगर फिर राजनीति में आ गया, अपनी एक सेना बनाई, गरीबों, पिछड़ों और मिडिल क्लास का मसीहा बन गया। आपको लग रहा होगा मैं एक एक्टर हूं, इसलिए किसी फिल्म की स्क्रिप्ट आपको सुना रहा हूं। वाकई वंश में आज की कहानी एकदम फिल्मी है। उसकी स्क्रिप्ट आज किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसी है। उस वंश का पूरा स्क्रीन प्ले यहीं लिखा गया, इसी मुंबई में। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना मुंबई में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कौन है? मैं ओमपुरी आपको दिखाऊंगा कैसे वो मुंबई आया तो था कार्टून बनाने, नौकरी करने, लेकिन बन गया मुंबई का किंग। आमचं कृष्णाचं जे वर्णन केलेलं आहे त्यांच्या त्या रिडल्स हिंदुइझम। आजादी के 3 साल बाद महाराष्ट्र में एक साथ कई आंदोलन चल रहे थे। मराठी भाषी तालुकों को महाराष्ट्र में मिलाने का आंदोलन, मराठी मानुष को उनका हक दिलाने की लड़ाई भी चल रही थी। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। मुंबईच्या 40 लाख झोपडपट्टीवासियांना फुकट घर देण्याचा करता म्हणून आम्ही वचनबद्ध आहोत। आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकारी हा आमच्या नशिबाचा आहे। 1960 के दशक में दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों को लेकर महाराष्ट्र में असंतोष की हवा बहने लगी थी। उनके कपड़ों को लेकर बेहद आपत्तिजनक नारा दिया गया, लुंगी हटाओ, पुंगी बजाओ। वो टाइम हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का बहुत नारा था, साउथ इंडियन के अगेंस्ट थे। और वही इसमें मैंने साउथ इंडियन लड़की की शादी तय किया। साहब इमीडिएट बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं साउथ इंडियन लोगों के अगेंस्ट नहीं है। उनका जो ये है टेंडेंसी रहती है कि खाली उनको ही भर्ती करना नौकरी में, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। बॉम्बे यानी आज के मुंबई में उस वक्त बड़े बिजनेस गुजराती व्यापारियों के हाथ में थे। सरकारी दफ्तरों में दक्षिण भारतीय लोगों का बोलबाला था। स्थानीय मराठी लोगों को लगने लगा कि जिन नौकरियों पर उनका हक है वो उन्हें नहीं मिलती। सरकारी दफ्तरों में भी गैर मराठियों का दबदबा रहता। मराठी भूमिपुत्रों के मन में जन्म ले रहे इस असंतोष को सबसे पहले पहचाना बाल केशव ठाकरे ने। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय। जब बाला साहब ठाकरे खुद फ्री प्रेस में काम करते थे, उस समय की बात है। बाला साहब चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए नौकरी में। तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गया। जहां एम्प्लॉयमेंट होने वाली थी वहां के लोग आते थे, बाला साहब आप हमको मदद करो, और बाला साहब जो हो सके वो मदद करते थे। मराठा आंदोलन से बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकर केशव ठाकरे पहले ही जुड़े हुए थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के अगुआ, समाज सेवी, विचारक और लेखक थे प्रबोधनकर। बाल ठाकरे का जन्म पुणे में 23 जनवरी 1926 को हुआ। 10 भाई बहनों में बड़े पिता की सोच और शैली के वारिस थे बाला साहेब ठाकरे। नन्हे ठाकरे को बचपन से ही स्केचिंग का शौक था। प्रबोधनकार ठाकरे ने अपने बेटे के इस हुनर को पहचान लिया और उनके हाथों में ब्रश पकड़ा दिया। टाइम्स ऑफ इंडियाचा अंक माझ्या समोर आला, त्यामध्ये असं व्यंगचित्र दिसलं, काहीतरी वेडवाकडे दिसलं। त्यावेळेला त्या पद्धतीने वेडवाकडं। आता बोलला तर मात्र मला ते खपत नाही, कारण ती कला आहे आता। तर बघितल्यानंतर मला मी बघत बसायचो। माझ्या वडिलांनी मला प्रश्न विचारला, काय रे म्हणे काय बघतोस? म्हटलं काय आले ते बघतोय, कारण त्याला ते व्यंगचित्र हे शब्द वगैरे मला माहीत नव्हते। आवडलं का तुला? म्हटलं हो आवडलं। काढशील का अशी? काढीन। मग एक काम कर, रोज संध्याकाळी मी येईन त्यावेळेला तू एका कागदावर हे व्यंगचित्र काढलेलं पाहिजे, मला दाखव।
मुश्किल दौर और अभावों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 21 साल की उम्र में ठाकरे की शादी सरला वैद्य से हुई। बाद में वो मीनाताई ठाकरे कहलाईं। युवा बाला साहेब ठाकरे की शादी के इस कार्ड को पिता ने साइन किए और बंटवाए। बड़े कुनबे का खर्च उठाने के लिए ठाकरे कार्टून बनाते। पहले अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल में नौकरी की। बाद में मराठी मानुष के हक की लड़ाई के लिए 1963 में मराठी साप्ताहिक मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की। ठाकरे अपनी मैगजीन में टेलीफोन डायरेक्टरी के उन गैर मराठियों के नामों की लिस्ट छापते जो ऊंचे पदों पर थे। उसमें चीफ ऑफिसर कौन है, एमडी कौन है, चीफ इंजीनियर कौन है, सारे नाम आते थे। पियून तक नाम आते थे। और वो फिर बता, देखिए सारे के सारे नाम ये परप्रांतीय हैं, साउथ इंडियन हैं और मराठी। कई पियून में एक आध नाम होते हो। मार्मिक में हर हफ्ते मराठियों के साथ मुंबई में हो रहे अन्याय के बारे में बात होने लगी। बाला साहेब ठाकरे ने नौकरियों के लिए मुहिम शुरू कर दी। दादर में उनके पिता प्रबोधनकर केशव ठाकरे के घर पर मार्मिक का दफ्तर था। घर के सामने बेरोजगार मराठी लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। बाला साहब ठाकरे के पिताजी ने उन्हें एक सलाह दी। कहा, मराठी मानुष की अस्मिता और उनके हक की लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती। इसके लिए एक संगठन बनाना होगा। प्रबोधनकार ठाकरे ने इस संगठन को शिवसेना नाम दिया। शिवसेना यानी कि शिवाजी की सेना। शिवसेना की पहली रैली के लिए दशहरे का दिन चुना गया। शिवाजी पार्क 4 लाख लोगों की भीड़ से खचाखच भर गया। बाला साहेब ठाकरे गरजे। दक्षिण भारतीयों पर नौकरियां हथियाने का आरोप लगा दिया। भीड़ के लिए इशारा काफी था। रैली के बाद कई दक्षिण भारतीय उडुपी रेस्टोरेंट पर हमले हुए। दादर स्टेशन के पास दक्षिण भारतीयों और शिव सैनिकों में झड़प हो गई। 40 साल के बाद ठाकरे का करिश्मा पहली ही रैली में काम कर गया। विरोधियों के कान खड़े हो गए। सत्ताधारी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने शिवसेना को जवाब देने की ठान ली। उस वक्त मुंबई की ज्यादातर मिलों और फैक्ट्रियों की यूनियन पर लेफ्ट का कब्जा था और बाल ठाकरे इन्हीं कामगार यानी मजदूर वर्ग को अपना बनाना चाहते थे। मराठा बिकने को तैयार नहीं, आशा आविर्भाव। 1960 के दशक में भूमिपुत्रों की मांग को कांग्रेस सरकार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने अलग महाराष्ट्र का आंदोलन चलाकर मराठी लोगों के दिल में घर बना लिया था। अब रोजी रोटी को मुद्दा बनाकर बाल ठाकरे ने मराठी लोगों के गुस्से और भावनात्मक सूनेपन को भरने के लिए एक मंच दिया। सम्मान चाहिए, नौकरी चाहिए, यानी हर चीज बाय प्रायोरिटी पहले मराठी लोगों को मिलना चाहिए। यही शिवसेना का धोरण था। माराच्या भावात गेला। शिवसेना को घर घर पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई। 100 दिन के अंदर मुंबई और ठाणे में शिवसेना की 70 शाखाएं खुल गईं। यहां बेरोजगारों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश की जाती और उनके रोजगार की कोशिश होती। बाल ठाकरे की पहली सियासी अग्नि परीक्षा थी 1967 में हुए ठाणे म्युनिसिपल चुनाव। शिवसेना ने 40 सीटों में से 15 पर कब्जा कर लिया। फिर ठाकरे ने वर्चस्व की इस लड़ाई को मुंबई से चेन्नई पहुंचा दिया।
1968 में चेन्नई के सिनेमा थिएटरों में बॉलीवुड की फिल्मों को दिखाने पर बैन लगा दिया गया। जवाब में शिव सैनिकों ने लाल बाग के गणेश टॉकीज पर हमला कर दिया। इसमें चेन्नई के बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म चल रही थी। आखिरकार चेन्नई के थिएटर मालिकों को झुकना पड़ा। ठाकरे अब दिल्ली में अपनी ठसक जमाने की योजना बनाने लग गए। शिवसेना को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए उन्हें एक साथी की तलाश थी, जो मुंबई की सड़कों से लेकर संसद तक उनके साथ। जाने माने समाजवादी नेता मधु दंडवते की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ पहली बार शिवसेना का गठबंधन हुआ। बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस के बाद शिवसेना दूसरे नंबर पर आई। गिरगांव और दादर की मिडिल क्लास ने आंख बंद कर ठाकरे में अपना भरोसा जताया। पूरे मुंबई में वर्किंग क्लास को शिवसेना के झंडे के तले लाने के लिए लाल झंडे वालों को हटाना जरूरी था। उस वक्त बाल ठाकरे ने वही किया जो उनको आता था, वामपंथियों पर सीधा हमला। बरेल में शिव सैनिकों ने कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस दलवी बिल्डिंग में खूब तोड़फोड़ की, फाइलों और फर्नीचर को जला डाला। बाल ठाकरे अब खुलकर अपनी ताकत का एहसास कराने लगे थे। शिवसेना या बाला साहब आमतौर पर कहते थे कि हम लोकशाही नहीं मानते, हम ठोकशाही मानते हैं, लेकिन थे तो यही लोकशाही की व्यवस्था में थे। शिवसेना प्रमुख ने भारतीय कामगार सेना बनाई। मुंबई की मिलों और फैक्ट्रियों में लाल झंडे को जला दो के नारे लगने लगे। फैक्ट्री में स्ट्राइक करवाने से लेकर हड़ताल खत्म करवाने का काम कामगार सेना करने लगी। लेफ्ट के समर्थन वाली यूनियन से टकराव बढ़ा तो राजनीतिक हत्याएं तक होने लगी। पॉलिटिकल मर्डर पर शिवसेना और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन टूट गया। मराठी अस्मिता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ठाकरे को और एक मुद्दा मिल गया। कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में फिर से वापस लाने के लिए शिवसेना सड़क पर आ गई। बाल ठाकरे और मनोज जोशी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। मुंबई जलने लगी। मुख्यमंत्री ने शांति के लिए बाल ठाकरे से जेल के अंदर से अपील करवाई। जिस मुंबई को पुलिस और मुख्यमंत्री नहीं संभाल पाए, उसे शिवसेना प्रमुख की एक अपील ने शांत कर दिया। (1970) के बाद से ठाकरे अपनी छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर जमाने लगे। ठाणे में भिवंडी से महाराष्ट्र के कोंकण तक सांप्रदायिक दंगे भड़के। शिवसेना प्रमुख पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इसी दौरान बाल ठाकरे कई राजनीतिक प्रयोगों में लगे थे। वाम दलों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इमरजेंसी में इंदिरा और संजय गांधी की तारीफ की। कांग्रेस नेता शरद पवार से लेकर उस वक्त लोकदल के जॉर्ज फर्नांडिस तक शिवसेना की दशहरा रैली में उनके साथ मंच पर नजर आए। अब तक अकेले दम पर पार्टी को संभालते आ रहे बाला साहब ठाकरे को सहारे की जरूरत महसूस हुई। ठाकरे परिवार से एक दूसरा बाल ठाकरे अक्सर उनके आसपास नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे जवानी के दिनों वाले बाल ठाकरे लौट आए। ये लड़का था बाल ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे का बेटा राज। चाचा ठाकरे की तरह बचपन में राज के हाथ में भी एक हुनर था, कार्टून बनाने का हुनर। उस कला के बारे में शुरू से ही मुझे बहुत आकर्षण था और मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाला साहब ने देखा।
राज ठाकरे सिर्फ स्केचिंग में ही अपने चाचा के जैसे नहीं थे, उनकी आवाज, हाव भाव बिल्कुल चाचा से मिलता जुलता था। राज को चाचा की एक और बात अच्छी लगती, रैलियों में उनका भाषण देने का अंदाज। ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख। राज ठाकरे साहब तो बाला साहब के पास ही रहते थे और वो सभा में भी जाते तो राज ठाकरे साहब साथ में रहती थी, माँ साहब भी रहते थे, तो तब से उनका सिलसिला चालू हो गया। राज ठाकरे को शिवसेना की यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का नारा दिया। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। हिंदुत्व को हथियार बनाने के लिए बाल ठाकरे ने दैनिक अखबार सामना लॉन्च किया। 1989 में ही शिवसेना के 4 उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुने गए। अब बीजेपी के साथ बाल ठाकरे राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। ठाकरे ने खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेला। मुंबई में दंगे भड़क गए। बाल ठाकरे ने हिंदू वोटों को पोलराइज कर दिया। 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हो गए उससे तो और बढ़ गया और उसने वो एडवांटेज लिया। वो नहीं लेता था तो दूसरा लेता ही था। सरकार में सत्ता का सुख अभी ठीक से महसूस भी नहीं किया होगा कि बाल ठाकरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी मीना ताई उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। मीना ताई के गुजरने के 7 महीने बाद ठाकरे परिवार को एक और सदमे से गुजरना पड़ा। बाल ठाकरे के बड़े बेटे बदुमाधव की सड़क हादसे में मौत हो गई। पिता ठाकरे अंदर ही अंदर टूट गए। अब ठाकरे परिवार में मझौले बेटे जयदेव और छोटे बेटे उद्धव बचे रहे। बाला साहब ने सिर्फ अपनों को नहीं खोया, पार्टी में कुछ भरोसेमंद साथियों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उन्नीस 1991 में मंडल कमीशन ने जातियों के आधार पर आरक्षण के सुझाव दिए तो ठाकरे ने विरोध कर दिया। बाल ठाकरे ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। उस वक्त पार्टी का 70% कार्डर पिछड़े वर्ग से था। पार्टी में ओबीसी के बड़े नेता छगन भुजबल ठाकरे के रुख से नाराज थे। नतीजा, छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी। वीपी सिंह साहब ने मंडल आयोग को स्वीकार किया था पंत प्रधान के नाते से, तो मैंने उनका अभिनंदन किया था। तो इनको ये शिवसेना में कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। बाल ठाकरे को एक और झटका लगा। सन 1992 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना हार गई। बाल ठाकरे की ताकत कम हो रही थी। इसी बीच 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से हिल गई। सामना में बाल ठाकरे के एक लेख ने आग में घी का काम किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक ठाकरे को अदालत से जमानत नहीं मिली, मुंबई जलती रही। खून खराबा रुका नहीं। राज और उद्धव, पहला भतीजा, दूसरा बाल ठाकरे का बेटा। राज उद्धव से 7 साल छोटे थे। हालांकि शिवसेना की राजनीति में वो पहले आए। चाचा ठाकरे की तरह तेज तर्रार थे राज। विरोधियों पर हमला करना हो, रैली में भाषण देना हो, खुलकर बेझिझक बोलते। उद्धव बिल्कुल अलग, कम बोलने वाले, शांत स्वभाव के इंसान। 1996 का वो साल था जब राज और उद्धव के बीच एक लकीर खिंचने लग गई।
राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के झंडाबरदार बाल ठाकरे ने 1996 में दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार माइकल जैक्सन को भारत बुलाया। इस पूरे इवेंट को राज ठाकरे ने ऑर्गेनाइज किया। 2 साल बाद लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट भी राज ठाकरे ने ही करवाया। उद्धव के समर्थक शिव सैनिकों और नेताओं को राज ठाकरे की ये दोनों पहल अच्छी नहीं लगी। उद्धव की तरफ से यह संकेत आया कि नौकरियां देने के शिव उद्योग सेना के वादे पूरे करने में इस तरह के इवेंट से कामयाबी नहीं मिलेगी। राज ठाकरे इस आलोचना को पचा नहीं पाए। माना जाता है कि दोनों भाइयों के बीच इन्हीं बड़े इवेंट ने कोल्ड वॉर की शुरुआत की। हालांकि दोनों भाइयों के बीच की रंजिश अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी। दोनों की पार्टी में जिम्मेदारी बटी थी। उद्धव शिवसेना के मुखपत्र सामना की जिम्मेदारी संभालते, राज अपने भाषण देने की शैली, करिश्मा और भीड़ जुटाने की क्षमता का पार्टी के लिए इस्तेमाल करते। शिवसेना प्रमुखांना कोणत्याही प्रश्नात त्रास द्यायचा नाहीये। पूरे महाराष्ट्र ने पता था कि बाला साहब जी के वारिस राज ठाकरे साहब ही, वही भाषण करने का ढंग वही है, आवाज वही है। बाला साहब अगर बात करते हैं तो जैसे बात करते थे वैसा ये भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, विनोद करते हैं, स्टेट बोलते हैं, कभी परवाह नहीं करते राजनीति में क्या आगे होगा। 1999 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई। मनोहर जोशी को बाल ठाकरे ने सीएम बनवाया। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप पर शिवसेना प्रमुख ने मनोहर जोशी को हटाकर नारायण राणे को सीएम की कुर्सी सौंप दी। उद्धव और राज की भी नजर थी सीएम पद पर। इसकी भनक नारायण राणे सहित शिवसेना के कई नेताओं को लग चुकी थी। 1999 में जब नारायण राणे के मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, लेकिन उद्धव जी के मन में उसी दौर में एक महत्वाकांक्षा पल चुकी थी और वो महत्वाकांक्षा थी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की। पार्टी में वंशवाद का खुलकर आरोप न लग जाए, इसलिए बाल ठाकरे ने ऐसा होने नहीं दिया। धीरे धीरे बढ़ रही उम्र से मजबूर बाल ठाकरे अब अपने आप को, अपनी सारी जिम्मेदारियां और पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे को देने के लिए तैयार करने लगे थे। 1999 में शिवसेना सत्ता से बाहर हुई तो बाल ठाकरे के दोनों बड़े उत्तराधिकारियों राज और उद्धव के अहम टकराने लगे। उधर ठाकरे वंश की विरासत का तीसरा दावेदार भी धीरे धीरे शिवसेना प्रमुख की पसंद बनता जा रहा था। मातोश्री में बाल ठाकरे की मझली बहू स्मिता ठाकरे, ठाकरे के बेटे जयदेव की पत्नी, कई बार बाल ठाकरे के साथ सार्वजनिक मौकों पर स्मिता ठाकरे ही नजर आती थीं। अनुमान लगने लगा कि भविष्य में स्मिता ठाकरे शिवसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। लेकिन उद्धव ने जब धीरे धीरे पार्टी और घर के अंदर अपना दबदबा दिखाना शुरू किया, तब स्मिता का प्रभाव कम होने लगा। शिवसेना में राज और उद्धव के बीच वर्चस्व की लड़ाई 1998 से शुरू हो गई थी। 1998 और 1999 के दौरान कई बार राज ठाकरे पार्टी की बेरुखी की शिकायत अपने चाचा से कर चुके थे। राज के करीबी समर्थकों को पार्टी पदों से दूर रखा जाता। 11-12 साल राज ठाकरे साहब ने पूरा सहन किया, क्योंकि इलेक्शन होगा तो टिकट के बंटवारा होगा तो भी उनको नहीं पूछते थे। उसके बाद में कुछ पदाधिकारी बनाना है तो भी उनको नहीं पूछते थे। 2002 में राज ठाकरे ने अपनी नाराजगी पहली बार जनता के सामने रखी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी साल स्थानीय चुनाव में टिकट बंटवारे पर राज और उद्धव की दूरियां बढ़ गईं। ये पहला चुनाव था जब उद्धव ठाकरे की मर्जी से टिकट बांटे जा रहे थे। राज के खेमे में इस बात को लेकर खलबली मची थी।
उद्धव के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में शिवसेना की धमाकेदार जीत हुई। इस जीत ने उद्धव ठाकरे की स्थिति पार्टी में मजबूत की और राज ठाकरे कमजोर होने लगे। मुंबई के पास महाबलेश्वर में हुए पार्टी सम्मेलन ने ठाकरे वंश का बंटवारा हमेशा के लिए तय कर दिया। 2003 में उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। सीधा सीधा कहा जाए तो शिवसेना में बाल ठाकरे के असली वारिस। जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ राज ठाकरे से पार्टी में उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखवाकर। बाला साहब ने उद्धव जी ठाकरे इनको कार्याध्यक्ष नहीं बनाया। वो मीटिंग में बाला साहब नहीं थे। वो उनका नाम तो उस वक्त वो मीटिंग में राज ठाकरे ने बताया था, बोला था। और जब बाला साहब आए, जब उन्होंने सब फूल माला सब देखी तो छिड़ गए थे। मैं था वो मीटिंग में, वो गुस्सा हुए थे। यह तो अधिकार बोले मेरे हैं, तो आप लोग कौन होते चुनने वाले। राज ठाकरे ने इस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया। अब साफ हो गया था कि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना प्रमुख राज नहीं उद्धव ठाकरे होंगे। कारण हेच कार्यकारी अध्यक्षपद उद्धवना द्यावं याची शिफारस मी केली होती। बहुधा तेव्हाच मी माझ्या पायावरती धोंडा पाडून घेतला असं मला वाटलं। ढलती उम्र की वजह से बाल ठाकरे पार्टी के रोजाना के काम से दूर रहना चाहते थे। ठाकरे अब चुपचाप उद्धव को सारी जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। साल 2004 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के ऊपर ही आई। अगले साल फिर से शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा। ठाकरे के करीबी नारायण राणे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जाते जाते नारायण राणे बाल ठाकरे पर अपने बेटे के प्यार में हर किसी को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगा गए। राणे से पहले छगन भुजबल और गणेश नाइक जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके थे। ऐसे में शिवसेना की कमजोर होती ताकत बचाने की चुनौती थी बाल ठाकरे के सामने। अभी वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही राज ने अपने चाचा के लिए घर में ही धर्म संकट खड़ा कर दिया। राज ठाकरे जी ने अपना अस्तित्व अलग करना तय किया था और कांग्रेस के प्रभाव में वो बहुत दूर बह गए थे, जिसका दुख शिवसेना प्रमुख को आजन्म रहा। तो राज ठाकरे ने अपनी विश्वसनीयता को स्वयं समाप्त किया और शिवसेना प्रमुख को उन्होंने सचमुच आहत करके शिवसेना से बाहर गए थे। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपने घर के बाहर आकर शिवसेना से अलग होने का ऐलान कर दिया। बचपन से जिस पार्टी में रहे उससे सारे नाते तोड़ लिए। ठाकरे वंश से पहली बार एक ठाकरे ने ही बगावत कर दी थी। लोकांसाठी म्हणून मी आज या क्षणाला शिवसेनेच्या नेतेपदाचा राजीनामा इथे देत आहे। मी या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपल्याला अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो की मी हा घेतलेला निर्णय हा मला कोणालाही कोंडीत पकडण्याचा नाही, किंबहुना शिवसेना प्रमुखांना तर बिलकुल नाही, माझी तेवढी लायकी देखील नाही। माझी जी काही कोंडी झाली होती त्या कोंडीचा एक उद्रेक झाला, एवढंच फक्त मी आपल्या समोर सांगू इच्छितो। माझ्या डोळ्यासमोरून महाराष्ट्राचं भलं हे कधीही दूर जाऊ शकत नाही। राज ने अपनी पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। पहली रैली चाचा बाल ठाकरे की तरह शिवाजी पार्क से की। कहा शिवसेना बनी तो बाल ठाकरे के साथ उनके पिता थे, मेरे साथ न तो दादा हैं न चाचा। बाल ठाकरे गुस्से में थे। दूसरे दिन उन्होंने सामना में लिखा, सेना किसी की निजी जागीर नहीं है।
बाल ठाकरे को इस बात का भरोसा था कि राज ठाकरे को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिवसेना में वापस लौट आएंगे। बाल ठाकरे अपने परिवार को बिखरने से रोक नहीं पाए। राज अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने लगे। बाल ठाकरे के साए में पले बड़े राज को अलग पहचान बनानी थी। राज ठाकरे बिल्कुल उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते से ठीक 40 साल पहले बाल ठाकरे ने अपनी सियासत जमाई। मराठी मानुष के लिए गैर मराठियों का विरोध। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाकर अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो थी शिवसेना। 2008 की शुरुआत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ने मुहिम छेड़ दी। एमएनएस ने उत्तर भारतीय टैक्सी ड्राइवरों पर हमले किए। शांति भंग करने के आरोप में राज को भी गिरफ्तार किया गया। मराठी मानुष के मुद्दे पर राज ठाकरे ने अपने आप को बाल ठाकरे की कार्यशैली के बराबर खड़ा कर लिया। राज ठाकरे गैर मराठी नीति पर चल रहे थे। ठीक उसी वक्त उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में उत्तर भारतीयों का विरोध कम करना शुरू कर दिया। जगह जगह उत्तर भारतीयों के लिए सम्मेलन आयोजित किए गए। राज और उद्धव की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना का हुआ। 2009 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना चौथे पायदान पर आ गई, जबकि मनसे को 13 सीटें हासिल हुई। पहली बार दशहरा रैली में शिव सैनिकों ने एक साथ 3 पीढ़ियों को देखा। बाल ठाकरे अपने बेटे उद्धव और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ नजर आए। बाल ठाकरे ने आदित्य को युवा सेना का अध्यक्ष घोषित किया। 2012 में बीएमसी चुनावों में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर जीत हासिल की। राज ठाकरे ने भी चुनाव में 28 सीटें जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया। उद्धव ठाकरे के लिए इस जीत से भी बड़ी चिंता इस बात की थी कि राज ठाकरे की एमएनएस 56 चुनाव क्षेत्रों में नंबर 2 पर आ गई थी। अब भाई की पार्टी शिवसेना को कांटे की टक्कर देने की स्थिति में थी। जुलाई 2012 में उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ी तो राज ठाकरे भाई से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए। ठीक होने पर उद्धव को मातोश्री छोड़ने भी गए। राज ने बाला साहेब और पूरे ठाकरे परिवार के साथ वक्त भी बिताया। बाल ठाकरे ने अपने वंश को बिखरने से बचाने की एक आखिरी कोशिश की। बीमारी की वजह से 2012 की दशहरा रैली में बाल ठाकरे का रिकॉर्डेड भाषण सुनाया गया। बाल ठाकरे ने दोनों भाइयों की पार्टी को मिलकर विरोधियों से लड़ने का इशारा किया। इस पर कयास लगने लगे। बाल ठाकरे के संदेश में क्या उनका अपने वंश के लिए दर्द छिपा हुआ था? क्या वो ये चाहते थे कि उद्धव और राज सब कुछ भूलकर एक हो जाएं? दोनों भाइयों के बीच की दीवार को पाटने की चर्चा शुरू हुई ही थी कि ठाकरे वंश का सबसे बड़ा पेड़ गिर गया। दिल का दौरा पड़ने से बाला साहेब ठाकरे का देहांत हो गया। चाचा को आखिरी विदाई देने के लिए राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हालांकि वो उस ट्रक पर नहीं दिखे जिस पर उद्धव अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ खड़े हुए थे। शिव सैनिकों के लिए साफ संदेश था कि बाल ठाकरे की सियासी विरासत का वारिस सिर्फ और सिर्फ उद्धव है। महाराष्ट्र में मराठी मानुष के मुद्दों पर दोनों भाइयों में जंग जारी है। अब चुनावी घमासान में राज ने शिवसेना के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सगळं तुमच्या समोर मी मोकळं करीन
महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सगळं सांगेन। ठाकरे वंश के दो भाइयों की सियासी लड़ाई में अगली पीढ़ी भी मैदान में आ गई। उद्धव के दो बेटे हैं, आदित्य और तेजस। आदित्य पहले से ही शिवसेना में हैं। उनके और चाचा राज ठाकरे के संबंधों में सियासत आ गई है। पहले आपके पापा में, आपके चाचा में हुआ, वैसा ही अब अमित के भी रोड शो है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सब फैमिली रिलेशन, पॉलिटिक्स या राजनीति को उसको अफेक्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भाई और बहनों की तो बात निकलती है, लेकिन जो भाई बहन है वो मेरे सब सारे शिवसैनिक की भाई बहन है और वही मेरा परिवार है। बाल ठाकरे की छाया से निकलकर राज ठाकरे खुद को साबित करने में लगे हैं। उनके दो बच्चे हैं, बेटा अमित और बेटी उर्वशी। अभी राजनीति से इन दोनों का कोई सीधा नाता नहीं है। ठाकरे वंश को जोड़े रखने वाला पुल बाल ठाकरे आज इस दुनिया में नहीं है। शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में है। ठाकरे की तीसरी पीढ़ी भी सियासत में आ चुकी है। वंश का एक बेटा राज ठाकरे अब अपनी अलग सियासत कर रहा है। क्या दोनों भाई कभी एक होंगे? क्या एक साथ मिलकर राजनीति करेंगे? ठाकरे वंश के बीच की दीवार क्या कभी टूटेगी? सवाल कई है, लेकिन जवाब कोई नहीं जानता। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा हिंदुस्तान के एक और राजनीतिक वंश की कहानी लेकर। नमस्कार।